अफगान और पठान सल्तनत वंश। अब देखो जितने अब तक है वो तुर्की थे, ये पहला पठान है अफगान जो कि अफगानिस्तान से सरदारों को बुलाएगा और इतनी इज्जत देगा कि वो गुस्से में वो रूठ गए ना तो उनके घर तक जाएगा। वो खड़े हैं तो बैठेगा भी नहीं। तभी कम विद्रोह हुए और सबसे लंबा राजपाट इसका चला अकेले का 38 ईयर्स प्लस। बहलोल लोदी 1451 से 1489 सबसे लंबा शासनकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना चाहिए ऐसी चीजों को। सबसे छोटा और सबसे लंबा इस तरह की चीजें पूछते हैं तो सबसे लंबा शासनकाल किसका? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी 89 से 1517 और इब्राहिम लोदी 17 से 27 भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि बाबर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं बहलोल लोदी। अब इसके बारे में क्या खास है? लोदी वंश का संस्थापक है ये। लोदी वंश की स्थापना इसी ने की है। दिल्ली से तुर्कों की सत्ता समाप्त कर दी क्योंकि कौन बुला लिए? अपने अफगानिस्तान से पठान बुला लिए। बहलोल लोदी का शासनकाल 38 वर्ष तक चला, सबसे लंबा। तो 1451 से 1489 तक इसने राजपाट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो पेपर में ये ना आए बहलोल लोदी तो फिर किसने राजपाट किया? सेकंड बड़ा राजपाट किया था जिसने वो बाग ही बाग लगवाए, नहरें बनवाई, शहर बसवाए। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक। उसका टाइम पीरियड याद है? ठीक इससे 100 साल पहले था। वो था 1351 से 88 से एक कम था बस वो, यानी इन दोनों में 1 साल का अंतर है बस। ये सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। ये नहीं मिलता अगर तो इसे ठीक 100 साल पहले अगर जाते हैं ना तो देखो पागल बादशाह ने 26 साल राज किया, 1325 से 1351। फिर 51 से और 87-88 तक चला था फिरोज शाह तुगलक जिसने दीवाने बंदगान बनवाया था, जिसने वो खैरात बंटवाई थी, इस्तेहाक बनवाया था, बहुत सारे काम किए थे, बाग लगवाए थे, शहर बसाए थे, नहरें, कृत्रिम झीलें। वो भी लगभग इसके बराबर, इससे कम था। वो सेकंड लंबा कार्यकाल था। पेपर में ऐसी चीजें आती हैं जो थोड़ी सी बच्चे पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते। सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी का। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। चलिए आगे देखते हैं सबसे लंबा। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक निकला, सेकंड लंबा कार्यकाल है उसका। वंश पूछेंगे सबसे छोटा तो खिलजियों का 30 साल, सेकंड पूछेंगे तो सैयद वंश 37 साल। बहलोल लोदी अफगान सरदारों को बहुत इज्जत देता था। तुर्क तभी तो हटाए, ये जो पॉइंट था ना, तुर्कों की सत्ता समाप्त। कैसे समाप्त? क्योंकि उनकी टक्कर में ले आया अफगानिस्तान के। ये इकलौता है पठान, बाकी सारे तुर्क थे इससे पहले जितने वंश आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक चलता रहा। तो इसका बढ़िया सिक्का था, चलता रहा। 1489 में लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। गर्मी में कहीं गया हुआ था अटैक करने से, लू लगी और वो वॉमिटिंग और लूज मोशन और ये मर गया। लड़ते हुए नहीं मरा, लड़ते हुए सिर्फ एक मरेगा, इब्राहिम लोदी। अगला है सिकंदर शाह लोदी। बहलोल लोदी के 9 में से तीसरा लड़का था ये। बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से तीसरा पुत्र निजाम खान था, इसका नाम। सिकंदर शाह लोदी इस नाम से गद्दी पे बैठा। निजाम खान उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो नाम बदला, सिकंदर शाह लोदी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर क्या किया इसने? सिकंदर लोदी की मां जो थी वो हिंदू सुनार महिला थी, इसका नाम क्या था? जयबंद या जयबंद। अतः अन्य सरदार उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि बाकी सरदार पठान थे ना, तो कहते भाई ये तो हिंदू मां का बेटा, ये कैसे बनेगा? तो बहुत सारे लोग इसके एंटी थे, पर ये लायक था। ये धार्मिक रूप से अंध था कि इसने हिंदुओं का भी बड़ा नुकसान किया और मुसलमानों की भी 1-2 चीजों पर ऐसा नुकसान नहीं किया, लेकिन पाबंदियां लगाई। लोदी वंश में सबसे योग्य शासक था सिकंदर। अगर कहें सबसे योग्य, लंबा टाइम पीरियड इसके पिताजी का है लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे। देखो वो पठानों के सामने खड़े रहते थे, वो खड़े हैं तो, लेकिन ये समझदार था। तो सिकंदर सबसे योग्य था। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों को अनुशासित किया। इसने क्या कहा? भाई मेरे पिताजी जो थे ना वो तुम्हें ज्यादा सिर पे चढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे सामने सीधे रहना, पठान हो सरदार हो इज्जत में दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे चढ़ोगे। तो कितनी अच्छी बात है कि इसने चीजों को संभाल के रखा, तभी तो योग्य था। चला लंबा नहीं लेकिन फिर भी समझदारी से काम किया। तो अफगान सरदारों को अनुशासित किया, इसके पिताजी ने ज्यादा छूट दे रखी थी। सिकंदर लोदी ने जौनपुर, ये इसको जौन न कर लेना, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत, जौनपुर अभी क्या 1526 के बीच था लोदी वंश। 1526 पहला अफगान और पठान सल्तनत वंश। अब देखो जितने अब तक है वो तुर्की थे, ये पहला पठान है अफगान जो कि अफगानिस्तान से सरदारों को बुलाएगा और इतनी इज्जत देगा कि वो गुस्से में वो रूठ गए ना तो उनके घर तक जाएगा। वो खड़े हैं तो बैठेगा भी नहीं। तभी कम विद्रोह हुए और सबसे लंबा राजपाट इसका चला अकेले का 38 ईयर्स प्लस। बहलोल लोदी 1451 से 1489 सबसे लंबा शासनकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना चाहिए ऐसी चीजों को। सबसे छोटा और सबसे लंबा इस तरह की चीजें पूछते हैं तो सबसे लंबा शासनकाल किसका? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी 89 से 1517 और इब्राहिम लोदी 17 से 27 भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि बाबर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं बहलोल लोदी। अब इसके बारे में क्या खास है? लोदी वंश का संस्थापक है ये। लोदी वंश की स्थापना इसी ने की है। दिल्ली से तुर्कों की सत्ता समाप्त कर दी क्योंकि कौन बुला लिए? अपने अफगानिस्तान से पठान बुला लिए। बहलोल लोदी का शासनकाल 38 वर्ष तक चला, सबसे लंबा। तो 1451 से 1489 तक इसने राजपाट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो पेपर में ये ना आए बहलोल लोदी तो फिर किसने राजपाट किया? सेकंड बड़ा राजपाट किया था जिसने वो बाग ही बाग लगवाए, नहरें बनवाई, शहर बसवाए। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक। उसका टाइम पीरियड याद है? ठीक इससे 100 साल पहले था। वो था 1351 से 88 से एक कम था बस वो, यानी इन दोनों में 1 साल का अंतर है बस। ये सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। ये नहीं मिलता अगर तो इसे ठीक 100 साल पहले अगर जाते हैं ना तो देखो पागल बादशाह ने 26 साल राज किया, 1325 से 1351। फिर 51 से और 87-88 तक चला था फिरोज शाह तुगलक जिसने दीवाने बंदगान बनवाया था, जिसने वो खैरात बंटवाई थी, इस्तेहाक बनवाया था, बहुत सारे काम किए थे, बाग लगवाए थे, शहर बसाए थे, नहरें, कृत्रिम झीलें। वो भी लगभग इसके बराबर, इससे कम था। वो सेकंड लंबा कार्यकाल था। पेपर में ऐसी चीजें आती हैं जो थोड़ी सी बच्चे पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते। सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी का। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। चलिए आगे देखते हैं सबसे लंबा। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक निकला, सेकंड लंबा कार्यकाल है उसका। वंश पूछेंगे सबसे छोटा तो खिलजियों का 30 साल, सेकंड पूछेंगे तो सैयद वंश 37 साल। बहलोल लोदी अफगान सरदारों को बहुत इज्जत देता था। तुर्क तभी तो हटाए, ये जो पॉइंट था ना, तुर्कों की सत्ता समाप्त। कैसे समाप्त? क्योंकि उनकी टक्कर
सिकंदर में ले आया अफगानिस्तान के, ये इकलौता है पठान, बाकी सारे तुर्क थे इससे पहले जितने वंश आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक चलता रहा, तो इसका बढ़िया सिक्का था, चलता रहा। 1489 में लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई, गर्मी में कहीं गया हुआ था, अटैक करने से लू लगी और वो वॉमिटिंग और लूज मोशन और ये मर गया। लड़ते हुए नहीं मरा, लड़ते हुए सिर्फ एक मरेगा, इब्राहिम लोदी। अगला है सिकंदर शाह लोदी, बहलोल लोदी के 9 में से तीसरा लड़का था ये। बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से तीसरा पुत्र निजाम खान था, इसका नाम सिकंदर शाह लोदी, इस नाम से गद्दी पे बैठा। निजाम खान उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो नाम बदला, सिकंदर शाह लोदी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर क्या किया इसने, सिकंदर लोदी की मां जो थी वो हिंदू सुनार महिला थी, जिसका नाम क्या था, जयबंद या जयबंद। अतः अन्य सरदार उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि बाकी सरदार पठान थे ना, तो कहते भाई ये तो हिंदू मां का बेटा, ये कैसे बनेगा। तो बहुत सारे लोग इसके एंटी थे, पर ये लायक था, ये धार्मिक रूप से अंध था कि इसने हिंदुओं का भी बड़ा नुकसान किया और मुसलमानों के भी एक दो चीजों पर ऐसा नुकसान नहीं किया, लेकिन पाबंदियां लगाई। लोदी वंश में सबसे योग्य शासक था सिकंदर, अगर कहें सबसे योग्य, लंबा टाइम पीरियड इसके पिताजी का है, लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे। देखो वो पठानों के सामने खड़े रहते थे, वो खड़े हैं तो, लेकिन ये समझदार था, तो सिकंदर सबसे योग्य था। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों को अनुशासित किया। इसने क्या कहा, भाई मेरे पिताजी जो थे ना वो तुम्हें ज्यादा सिर पे चढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे सामने सीधे रहना, पठान हो सरदार हो इज्जत में दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे चढ़ोगे। तो कितनी अच्छी बात है कि इसने चीजों को संभाल के रखा, तभी तो योग्य था। चला लंबा नहीं, लेकिन फिर भी समझदारी से काम किया। तो अफगान सरदारों को अनुशासित किया, इसके पिताजी ने ज्यादा छूट दे रखी थी। सिकंदर लोदी ने जौनपुर, ये इसको जौन न कर लेना, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत, जौनपुर अभी क्या पढ़ा हमने, वो जो था ना, क्या नाम था उसका, नासिरुद्दीन महमूद शर्की, क्या नाम था, मलिक सरवर शर्की, उसने आजाद करा लिया था ना, पहले वो वहां का हेड था, तो वहां अपना बना के प्रॉपर्टी बोला मेरा है, वो हिंद का भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर, इसने अपने मिलाया कि तेरा नहीं इधर लिया, ये प्रॉपर्टी हमारी है। इसने बहुत प्रॉपर्टी बढ़ाई। तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक वृद्धि सिकंदर लोदी के समय हुई। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा, इसके बाद तो सैयद आए, वो नालायक थे। फिर लोदी में एक तो शांत प्रवृत्ति के इसके पिताजी थे, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बोला कि भाई जैसे राजा का काम है ना वैसे करूंगा, मेरे सामने मैं राजा हूं तुम नहीं, तो उनको सीधा रखा। और जो वो शर्की ने अपना बसा लिया था उसको इसने वापस छीना। आगे देखो, गजे सिकंदरी, आज तक यूज करते हैं गज, तो गजे सिकंदरी भूमि पैमाइश का पैमाना मुगल काल तक चलता रहा, सिकंदर लोदी की देन है। तो कितनी अच्छी चीज बनाई जो आज तक चल रही है। 1504 में इसने आगरा नामक नगर बसाया। 1506 में राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, आगरा। याद है सबसे पहले राजधानी दिल्ली सल्तनत की लाहौर थी, ऐबक के टाइम इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाई थी, फिर उस पागल राजा ने कुछ दिनों के लिए बदली थी, दौलताबाद देवगिरी ले गया, फिर वापस दिल्ली लाया। अब दिल्ली से राजधानी आगरा आ गई। कौन लेकर आया, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूरी दूसरा आदमी है। नेक्स्ट देखो, सिकंदर फारसी भाषा का ज्ञाता था, गुलरुखी उपनाम से कविताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था ये। सिकंदर के समय लज्जत सिकंदरी, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लेना इनको जो पीडीएफ में निकलेंगी, नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय संगीत पर लिखा पहला फारसी ग्रंथ है। तो इसने संगीत के बारे में काम किया। लज्जत सिकंदर शाही, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी, बहुत समझदार टाइप का आदमी था ये। सिकंदर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था, ये कमी थी, हिंदुओं को इसने कत्ल भी करवाया जहां जरूरत पड़ी, इसको लगा। इसने ताजिए निकालने पर, ताजिए बताया ना वो यात्रा, प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं के पीर मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देवी देवताओं की मूर्तियां तुड़वा दी, तो हिंदुओं का नुकसान किया, औरतों को रोका पीर मजार पर जाने पर। लास्ट आ गया इसमें, लास्ट में देखो, इब्राहिम लोदी है, सिकंदर का ज्येष्ठ पुत्र था। सिकंदर तीसरा बेटा था, इसका बड़ा बेटा था ये। इब्राहिम लोदी को अफगान सरदार पसंद नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि इसके पिताजी ने उनको सीधा करके रखा था कि तुम जो हो ना ज्यादा सिर पे चढ़े हुए थे मेरे पिताजी के टाइम, लेकिन अब तुम्हें सीधा रहना है। नेक्स्ट है, मालवा पर अधिकार को लेकर किससे लड़ा था ये, मालवा पर अधिकार को लेकर मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष हुआ, खतौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी की हार के भी ये जीता, क्योंकि लोदी ने किसका हाथ पैर जो है वो नुकसान पहुंचाया, राणा सांगा। क्षत्रिय का सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर था, तो किसने नुकसान पहुंचाया। निरंतर चल रहे विद्रोहों ने इब्राहिम लोदी की सत्ता को काफी कमजोर बना दिया, जिसका लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये बाबर को न्योता किसने दिया, यहीं के लोगों ने, इसके खुद के चाचा और पंजाब के सूबेदार ने। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, इकलौता जो लड़ाई में मरा ये है। कितने राजा पढ़े हमने, आज तक सिर्फ ये मरा है मध्यकाल की दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का अंत और भारत में मुगल वंश प्रारंभ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का इकलौता, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा सुल्तान है जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, ये सब तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तुम किसी भी किताब से उठा के पढ़ोगे ना तो तुम्हें सैयद लोदी में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं हैंड रिटन करवाती, क्योंकि अब टाइम कम मिलेगा, तो इसको हम पीडीएफ से, टाइम कम का मतलब ये है कि लिखने का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगी इसी स्पीड से, स्लो ही। अगर ये दिल्ली पुलिस में पढ़ा रही होती तो स्पीड से कराती, आज ही बाबर और हुमायूं भी करा देती। कल हम आएंगे नए टॉपिक पर, बाबर के साथ, मुगलों की शुरुआत करेंगे कल से। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का बचा हुआ पार्ट पूरा कर लिया, ढंग से इनके नोट्स बना लेना, पीडीएफ के बाद भी नोट्स बनाना। देखो तुम पुराने बच्चे हो, ये तुम्हें स्पष्ट बता दूं कि बिना नोट्स के चीजें याद नहीं होंगी, सिर्फ देखने मात्र से, सुन लेने मात्र से कभी याद नहीं होता। साइकोलॉजी का एक नियम है, जितने ज्यादा आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होंगे ना पढ़ते टाइम, उतना चीजें आपके दिमाग में लंबे टाइम तक बसी रहेंगी। अब सेंस ऑर्गन आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अब जब मैं पढ़ा रही हूं ना तो तुम्हारा दिमाग और आंख और कान एक्टिव है। जब तुम इन चीजों को लिख भी लोगे ना तो दिमाग पे एक इमेज बन जाएगी, और फिर तुम लास्ट में पीडीएफ कोई नहीं पढ़ेगा। आज बता रही हूं, पीडीएफ कोई नहीं पढ़ता, अपने नोट्स पढ़े जाते हैं जो हैंड रिटन हमने बनाए हुए हैं। तुम्हें मैंने देखो एंशिएंट पूरा रिटन में करवाया था, उसका तुम्हें फायदा दिखता होगा जो पढ़ते होंगे कि वो चीजें दिमाग में छप गई। किताबें दिमाग में नहीं छप सकती, किताबें भूल जाता है हर इंसान, मैं भी भूलती हूं। मैं तुम्हें हर बार ये कहती हूं मैं खुद भी नोट्स बनाती हूं, मैं आज फिर नोट्स बनाऊंगी, रोज नोट्स बनाती हूं। नोट्स याद रहते हैं, किताबें भूल जाती हैं। पीडीएफ को देख के अपने नोट्स बना लेना, पीडीएफ में डलवा दूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे मुगलों के टॉपिक के साथ। मुगलों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनका असर आज तक है। थैंक यू।